नमस्कार दर्शकों, आइए हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नई कुंडली लेकर आए हैं जिसका संपूर्ण फलादेश हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, ये कुंडली है कन्या लग्न की। कन्या लग्न, जैसा कि आप जानते हैं, उसके स्वामी होते हैं बुध देव। यहाँ पर एक कन्या लग्न की कुंडली का संपूर्ण फलादेश इस वीडियो के माध्यम से आपको आज मिलने जा रहा है। दोस्तों, ये कन्या लग्न की कुंडली है और इसमें बुध लग्न में ही बैठे हुए हैं, यानी कि बुध कन्या लग्न के अंदर लग्न भाव में बैठे हैं तो यहां पर बुध उच्च के हो जाते हैं। और उच्च का बुध जब भी लग्न भाव में कन्या लग्न में बैठा होगा तो जातक व्यापारिक बुद्धि का स्वामी होगा, धनी होगा, यानी कि व्यापार की कैलकुलेशन वो बहुत ही आसानी से कर लेता है। उसके अंदर एक इस तरह का गुण होता है जो आमतौर पे लोगों में नहीं पाया जाता। जैसे आप कहीं जाते हैं, कोई चीज देखते हैं और अचानक से आपकी कैलकुलेशन चलती है कि अगर इसको मैं यहां से इतने में खरीदूंगा तो इतने में ये मेरे को घर पे पड़ेगा, इतने में बेच दूंगा, इतना प्रॉफिट होगा। और यानी कंप्लीट कैलकुलेशंस जो एक बिजनेस की होती है वो चंद सेकंडों में अपने आप कर लेता है। इस तरह की बुद्धि जो है वो बुध देते हैं। और यहां पर उच्च के बुध जो लग्न भाव में बैठे हैं तो कुंडली के लिए एक बहुत अच्छे योग कारक हो जाते हैं। और यहां पर बुध से संबंधित काम, ट्रेडिंग से संबंधित काम, व्यापार हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये इस तरह के काम यदि व्यक्ति करता है तो ये उसके लिए और अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, यहां पर मंगल साथ में बैठे हैं और कुंडली में मंगल जो यहां पर बैठे हैं, दोस्तों मैं आपको एक बात यहां बताना चाहता हूं कि कन्या लग्न की कुंडली के अंदर जो मंगल यहां पर बैठते हैं, मंगल इस कुंडली में मारक होते हैं। और मंगल का लग्न भाव में होना, इसका मतलब यह हुआ यहां पर व्यक्ति चाहे कितनी ही अच्छी व्यापारिक बुद्धि क्यों ना रखता हो, फिर भी मैनेजमेंट उसका हमेशा खराब रहने वाला है। यानी काम तो बहुत बड़ा करने की प्लानिंग है लेकिन वो संभलता नहीं है, कारण कि उसको मैनेज करने की पावर यहां कहीं ना कहीं डिस्टर्ब जरूर होती है। मंगल साथ में यहां पर बैठे हैं दोस्तों, तो यहां पर व्यक्ति के मैनेजमेंट के साथ साथ यहां पर उसके काम करने की शैली को भी मंगल प्रभावित करते हैं। यानी कि अपनी बात को प्राथमिकता देना, अपनी कैलकुलेशन पर अड़े रहना, दूसरों की चीज को महत्व नहीं देना, यह भी मंगल के कारण से यहां पर जरूर होता है। क्योंकि मंगल मैनेजमेंट का कारक है, स्वामी भक्ति का भी कारक है दोस्तों मंगल यहां पर। तो यहां पर व्यक्ति कुछ हद तक लीक से हटकर काम करने की भी कोशिश करता है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत से लोग काम करते हैं लेकिन कच्चे बिल पर काम करते हैं, या ऑफिशियल वे में काम करने में उनको कुछ तकलीफ महसूस होती है। तो दोस्तों, यहां पर ऐसे लोग इस चीज को प्राथमिकता देते हैं कि कैसे शॉर्ट वे में अपन अपने काम को अंजाम दें। तो यहां पर ऐसे लोगों को मैं सख्त हिदायत देता हूं कि यदि आपके मंगल मारक बनकर के लग्न भाव में बैठे हैं तो ऐसे में आप इस तरह की बिजनेस प्रैक्टिस कभी ना करें, क्योंकि ये आपको फायदा कम नुकसान ज्यादा देगी। क्योंकि आपके पास कोई कैलकुलेशन मेथड है नहीं, आपको व्यापार में कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रही है, ये आप सिर्फ अपने कैलकुलेशन तक सीमित रखेंगे। लेकिन व्यापार के अंदर जब आप किसी बड़े स्केल पर व्यापार करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप खुद स्वयं मैनेज नहीं कर सकते, आपको उसके लिए स्टाफ की जरूरत होती है। और ऐसे में यदि आपका मंगल खराब है और आप अपने स्टाफ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो यहां पर एक बहुत बड़ा डेंट आपको अपने व्यापार में लगने की संभावना जरूर रहती है। इसलिए ऐसे जातक जिनकी कन्या लग्न की कुंडली है और लग्न भाव में ही यहां पर अगर मंगल बैठे हैं तो उन्हें खास तौर पर धीरे धीरे अपनी इस प्रैक्टिस को सुधारना होगा कि वो अपना प्रॉपर मैनेजमेंट यहां पर बनाए रखें। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं यहां पर सूर्य की। देखिए, सूर्य यहां पर जो नीच के होकर के सेकंड भाव में बैठे हैं और हमारा दूसरा भाव जो होता है वो धन का कारक होता है, व्यापार परिवार का कारक होता है, वाणी का भी कारक होता है। तो बेवजह जरूरत से ज्यादा गुस्सैल वाणी, गुस्से में बात करना, बात बात पर गुस्सा आ जाना, ये प्रवृत्ति किसी न हद तक इस जातक के साथ जरूर रहने वाली है। साथ में यहां पर नीच के होकर के सूर्य बैठे हैं। अब सूर्य नीच के हो गए, इसका मतलब कि वाणी तो गुस्से में है ही, साथ में यहां पर अब शब्द का प्रयोग भी यदि व्यक्ति करे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। साथ में यहां पर परिवार से में व्यक्ति का मन नहीं लगेगा, घर में आते ही घर से बाहर निकलने की बात करेगा। जैसे
कई बार आपने देखा होगा, बच्चे होते हैं छोटे या युवा होते हैं, घर में आएंगे, घर में आते ही सामान रखेंगे या अपना जो भी ड्रेस वगैरह चेंज करी, या तो छत पे चले जाएंगे या बाहर गार्डन में चले जाएंगे, लेकिन घर में बहुत कम टिकते हैं। तो ऐसे लोग के साथ में कहीं ना कहीं दूसरे भाव में कोई ना कोई मारक ग्रह होने के कारण से ऐसी स्थिति बनती है, और इस कुंडली में भी ये स्थिति ऐसी ही बन रही है। साथ में दोस्तों, सूर्य जो यहां पर बैठे हुए हैं सेकंड भाव में, ये कुंडली के अंदर मारक हैं, और यहां पर ये धन संबंधी समस्या भी पैदा करने का काम जरूर करेंगे। तो जब भी इन्हें अपने काम के लिए धन की आवश्यकता होगी, तब तब इन्हें कुछ ना कुछ परेशानी का सामना जरूर करना पड़ेगा, यानी आसानी से धन की व्यवस्था नहीं होगी। और जो धन संचय करने की बात आएगी, तो उसमें भी इनको कुछ ना कुछ परेशानी जरूर रहने वाली है। आसानी से ये सेविंग्स अपनी नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक चीज आपको समझनी होगी कि यहां पर देखिए, शुक्र भी बैठे हुए हैं और अपने ही घर में बैठे हुए हैं। यानी दो बातें इस कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है। पहली कि बुध भी अपने ही घर में बैठे हुए हैं, उच्च के होकर बैठे हुए हैं, शुक्र भी अपने घर में बैठे हुए और धन भाव में बैठे हुए हैं। ऐसे में नेगेटिव रिजल्ट्स, मंगल के नेगेटिव रिजल्ट्स को कम करने की ताकत यहां बुध रखते हैं, और सूर्य के नेगेटिव रिजल्ट को कम करने की ताकत यहां पर शुक्र रखते हैं। हालांकि शुक्र यहां पर अस्त हो जाएंगे, क्योंकि 18 डिग्री पर है, सूर्य 27 डिग्री पर है, तो शुक्र ऑलमोस्ट करीब यहां पर अस्त की स्थिति में है। लेकिन अस्त होने के बावजूद भी चूंकि वो अपने ही घर में बैठे हैं, इसलिए धन का सुख, परिवार का सुख वो कम नहीं होने देंगे। उसको किसी न किसी तरीके से वो प्रोटेक्ट करते रहेंगे। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं केतु की। केतु जो तीसरे भाव में बैठे हैं, केतु तीसरे भाव में बैठ करके व्यक्ति के काम करने की शैली को थोड़ा क्रिएटिव बनाते हैं। व्यक्ति मेहनत करता है, अलग तरीके से किसी काम को अंजाम देने की कोशिश करता है, और कुछ ना कुछ खूबी अपने काम में डालने की भी वो जरूर कोशिश करता है। तो केतु यहां पर कुंडली के लिए अच्छे हो गए, योग कारक हो गए। लेकिन यहां पर एक चीज समझने वाली बात है कि केतु मंगल के राशि में होने के कारण से, मंगल के घर में होने के कारण से, और मंगल इस कुंडली में मारक होने के कारण से, यहां पर केतु को ठीक करने के लिए, केतु के अच्छे रिजल्ट लेने के लिए, या केतु जो हमें अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं उसको हमें 100% लेने के लिए यहां पर मंगल को ठीक करना जरूरी होगा। यदि मंगल ठीक होंगे तो मंगल के नेगेटिव रिजल्ट तो आपको कम मिलेंगे ही, साथ में केतु के भी अच्छे रिजल्ट आपको यहां पर जरूर मिलेंगे। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं हम चंद्रमा की। चंद्रमा चूंकि यहां पर अष्टम भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव में चंद्रमा दोस्तों मन से सदैव इंसान को दुखी करते हैं, मन से सदैव इंसान को परेशान करते हैं। अष्टम भाव हमारा मृत्यु का कारक भी है, और ऐसे में यहां पर ये आप मान के चलें कि हर काम में परेशानी आना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि चंद्रमा मारक बनकर छठे भाव में, अष्टम भाव में बैठे हैं। और साथ में दोस्तों ये मृत्यु का घर भी है। तो यहां पर किसी न किसी तरह की कोई तकलीफ, शारीरिक तकलीफ, पीड़ा या दुर्घटना, ये भी चंद्रमा जब जब अंतर प्रत्यंतर में आएंगे, तब तब ऐसी घटनाएं व्यक्ति के जीवन में जरूर घटित होगी। दोस्तों, उसके साथ हम बात करते हैं राहु की। राहु यहां पर बैठे हुए हैं उच्च के होकर के नवम भाव में। तो पिता का व्यक्ति को साथ जरूर मिलता है, भाग्य प्रबल तरीके से उसका साथ देता है, चूंकि यहां पर राहु उच्च के भी हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात हमें याद रखनी है, राहु उच्च के हो गए तो केतु भी उच्च के हो गए। केतु यहां पर नेगेटिव रिजल्ट दे रहे थे क्योंकि वो मंगल के घर में थे, लेकिन राहु यहां उच्च के हैं, लेकिन वो अच्छा फल देंगे कारण कि वो शुक्र के घर में है। तो राहु और केतु हमेशा वो फल देते हैं उस घर के स्वामी की जो स्थिति होती है उसके अनुसार ही वो दोनों फल देते हैं, क्योंकि ये दोनों छाया ग्रह हैं। लेकिन दोस्तों, इस कुंडली में एक चीज और समझने वाली बात है कि यहां पर चंद्रमा जो है वो चलित के अंदर राहु के साथ युति बनाते हैं नवम भाव के अंदर। तो जैसे ही चंद्रमा नवम भाव के अंदर आकर के राहु के साथ एक युति बनाते हैं, विषयोग बनाते हैं, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि यहां पर व्यक्ति के अपने पिता से कुछ ना कुछ वैचारिक मतभेद जरूर रहने वाले हैं, या यूं कहें व्यक्ति अपने पिता की बातों को महत्व थोड़ा कम देता है, या इस कान सुना इस कान निकाल दिया, इस तरह की थ्योरी यहां पर व्यक्ति जरूर अपनाता है। तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखना है कि चंद्रमा मारक है और यहां पर राहु के साथ युति बना रहा है, इसलिए अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना करना या उनके विपरीत जाना व्यक्ति को सदैव नुकसान देने वाला है, उसे फायदा नहीं देने वाला है। इसलिए यहां पर दोस्तों बात खाली इतनी सी नहीं है कि वो व्यक्ति के पिता से उनके व्यापारिक जो मतभेद या वैचारिक मतभेद रहेंगे वही तक सीमित है। ये यहां पर भाग्य के घर में ही बैठा है
और भाग्य के घर में बैठा होने के कारण से यहाँ पर आपके भाग्य को कम करने का काम भी यहाँ पर ये युति बनाएगी। इसलिए अपने पिता का आदर सम्मान करना इस जातक के लिए हमेशा फायदा रहने वाला है और इस विष युति का प्रभाव कम से कम करने वाला है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इस कुंडली के अंदर दशम भाव में जो शनि बैठे हुए हैं। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए कि दशम भाव जो हमारा होता है वो कुंडली के अंदर व्यापार का होता है, हमारे प्रोफेशन का होता है, हमारे कामकाज का होता है। और यदि दशम भाव में कोई भी योग कारक ग्रह अगर आ जाता है और अच्छी स्थिति में आता है और उसकी महादशा यदि आदमी के चल पड़े या 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में आए, तो वो समय उस व्यक्ति के जीवन के अंदर काफी ऊंचाइयों पर उसे ले जाने वाला होता है, बहुत तरक्की देने वाला होता है, या यूं कहें कि वो उसके जीवन का गोल्डन पीरियड होता है। तो यहां पर शनि जो दशम भाव में बैठे हैं, तो यहां पर व्यक्ति को मशीनरी से संबंधित काम, केमिकल से संबंधित काम, इलेक्ट्रिक संबंधित काम, कंप्यूटर से रिलेटेड काम, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम, ये जितने भी काम है वो यहां पर इसको अच्छा फल देने वाले हैं जातक को। साथ में मैंने दोस्तों बताया था कि बुध जो लग्न भाव में बैठे हैं, ट्रेडिंग से संबंधित काम के लिए भी आपको यहां पर योग कारक बने हैं। तो दोस्तों यहां पर ये शनि और बुध दोनों ही योग कारक ग्रह बनकर के बैठे हैं कुंडली में और अच्छे लग्न भाव में बैठे हैं, एक 10th हाउस में बैठे हैं। तो यहां पर ट्रेडिंग से संबंधित काम भी यहां पर फायदा देता है, साथ में मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कोई कामकाज है तो वो भी यहां पर व्यक्ति को, यानी फैक्ट्री लगाना, कोई इंडस्ट्री लगाना, ये काम भी व्यक्ति को बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। दोस्तों साथ में यहां पर बात करेंगे 11वें भाव में। 11वें भाव में जो गुरु बैठे हैं और उच्च के होके बैठे, कर्क राशि में बैठे हैं। दोस्तों उच्च के ग्रह अगर 11वें भाव में आकर बैठ जाएं तो कुंडली के लिए एक बहुत ही सर्वोत्तम स्थिति बनती है। बृहस्पति वैसे भी कुंडली के अंदर, किसी भी कुंडली के अंदर बृहस्पति एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि देव ग्रहों के वो स्वामी हैं और ऐसे में उनका उच्च का होकर के 11वें भाव में बैठना, 11वां भाव हमारा फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का होता है, यानी हमारी सारी इच्छा पूर्ति का कारक यहां पर 11वें भाव में बैठे हुए हमारे ये गुरुदेव हो गए। तो यहां पर बृहस्पति की महादशा भी इनको बहुत अच्छी जाने वाली है। साथ में बृहस्पति यहां बैठ करके सप्तम भाव से पंचम भाव को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, तो यहां पर पुत्र योग भी ये जरूर बनाएंगे। और दोस्तों यहां पर बृहस्पति इनके हर काम के अंदर इनको सफलता दिलाने के योग भी बृहस्पति यहां पर जरूर दिलाएंगे। तो दोस्तों ऐसे में यदि ये रोज मंदिर जाकर के कोई भी सेवा पूजा किसी भी इष्ट, चूंकि यहां दोस्तों ये कन्या लग्न की कुंडली है इसलिए इनके इष्ट देव हुए भगवान गणेश, तो यहां पर यदि ये डेली गणेश जी के मंदिर जाकर के वहां पर दर्शन करके आना प्रारंभ कर दें, चाहे वो किसी भी उम्र से आरंभ करें, चूंकि ये 2002 का इनका जन्म है तो ऑलमोस्ट करीब ये 15 साल के अभी हैं, युवा हैं, नए कदम रख रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर, युवा अवस्था के अंदर। तो दोस्तों अगर ये अभी से ही यहां पर रोज गणेश जी के मंदिर जाकर के वहां पर सेवा पूजा या प्रार्थना करना या हाथ जोड़ के प्रार्थना करके आना शुरू करें या दर्शन करके आना शुरू करें, तो इन्हें अपने जीवन में आने वाली 90% से ज्यादा प्रॉब्लम का समाधान अपने आप मिल जाएगा। इन्हें कहीं किसी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बृहस्पति इन्हें बहुत अच्छा फल देंगे और बृहस्पति की महादशा इन्हें करोड़पति अवश्य बनाएगी दोस्तों, मेरा दावा है। अब बात करते हैं दोस्तों बृहस्पति की महादशा। तो बृहस्पति की महादशा इनको 2048 में आएगी, यानी काफी दूर है अभी, लेकिन वो समय इनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय साबित होने वाला है। दोस्तों अभी इनको चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा की महादशा चल रही है जो कि इनको 2013 से आरंभ हुई है। 2013 से जो चंद्रमा की महादशा आरंभ हुई है और 2023 तक ये चलेगी। 2013 से जब से ये महादशा लगी है तब से किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम इनको जरूर आ रही होगी। डिप्रेशन में रहना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, या यहां पर हर काम में परेशानी आना, पढ़ाई के अंदर ज्यादा मेहनत करना, मन नहीं लगना, ये परिस्थितियां यहां पर इनके साथ में जरूर बन रही होगी। तो दोस्तों यदि ये चंद्रमा, मंगल और सूर्य इन 3 का उपाय करेंगे तो निस्संदेह इन्हें अपने जीवन में आने वाली हर परेशानी से छुटकारा जरूर मिलेगा। और चंद्रमा के बाद जब इनको मंगल की महादशा आएगी, चूंकि दोस्तों वो भी मारक ग्रहों की तरह मारक ग्रह हैं, 2030 तक, यानी तकरीबन अभी 13 साल इन्हें अपने जीवन में संघर्ष की आवश्यकता है, संघर्ष करना पड़ेगा। और
इससे निकलने के लिए यदि ये सूर्य, चंद्र और मंगल के निरंतर उपाय करेंगे तो इन्हें अवश्य सफलता मिलेगी। इन्हें अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मैंने आपको एक कन्या लग्न की कुंडली का संपूर्ण फलादेश इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। मेरा उद्देश्य इस फलादेश को वीडियो के माध्यम से बताने का 2 रीजन है। पहला तो ये जो हमारे जिनकी कुंडली में देख रहा हूं, इनके भाई ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि मैं ये कुंडली का फलादेश वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर डालूं। दूसरा दोस्तों, इसके माध्यम से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कुंडली के अंदर फलादेश सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये उनको भी एक मैसेज, एक पॉजिटिव मैसेज मिलता है। वो कुंडली का फलादेश थोड़ा बेहतर तरीके से कर पाते हैं, अपने पॉइंट्स को वो रिव्यू कर पाते हैं। ये भी उनके लिए एक पॉजिटिव चीज होती है। दोस्तों, इस कुंडली के उपाय मैं इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग फिर उनको कॉपी करने लगते हैं। कॉपी करने से एक नुकसान होने की पॉसिबिलिटी दोस्तों ये बनती है कि मान लीजिए यहां पर इनके शनि और बुध और शुक्र तीनों बहुत अच्छे घरों में बैठे हैं। अगर यही तीनों ग्रह मान लीजिए 6, 8, 12 में बैठे होते किसी और सिचुएशन में, तो उनके उपाय अलग हो जाएंगे। क्योंकि कुंडली के अंदर जो योग कारक ग्रह हैं, अगर उनकी स्थिति ठीक है तो उपाय अलग होंगे, और यदि उनकी स्थिति भी खराब है तो उपाय अलग तरीके से करने होंगे। इसीलिए मैं कभी भी अपने वीडियो के अंदर कभी भी कोई उपाय सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि गलत उपाय करने से लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। इसलिए आपको बेशक चाहे फायदा लिमिटेड हो रहा है, लेकिन नुकसान आपको 1% भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे हमेशा आग्रह करता हूं और आज भी कर रहा हूं कि कभी भी उपाय जब तक किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को अपनी कुंडली नहीं दिखा लें, उनसे परामर्श नहीं ले लें, तब तक आप कोई भी उपाय ना करें। क्योंकि उपाय करने से अगर लाभ होता है तो गलत उपाय करने से हानि भी होती है। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात आज आपसे शेयर करता हूं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों की कुंडली देखी है जिनकी कन्या लग्न की कुंडली है और वो डेली हनुमान जी की पूजा करते हैं। उन्होंने अपना इष्ट देव हनुमान जी को मान करके निरंतर हनुमान जी की पूजा की, और सालों हो गए उनको इस तरह की हनुमान जी की पूजा करते हुए। दोस्तों, किसी न किसी स्टेज पर जाकर के वो मेंटली रिटायर्ड हो जाते हैं, क्योंकि एक गलत एनर्जी को जब आप रेगुलर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जाके वो आपको नुकसान करती है। यदि उन्होंने मंगल की जगह भगवान गणेश की, बुद्ध की एनर्जी को रेगुलर लिया होता तो वो अपने कष्टों से तो मुक्ति पाते ही साथ में जीवन में तरक्की और करते। इसीलिए दोस्तों, कभी भी अपनी कुंडली के उपाय किसी भी ज्योतिषाचार्य से बिना कंसल्ट किए नहीं करना चाहिए। ये ठीक वैसे ही जैसे हर बीमारी के लिए आप घर बैठे दवा नहीं ले सकते, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वही डिसाइड करता है कि आपको कितनी मात्रा में, कितने दिन तक और कौन सी दवा लेनी है। यही ज्योतिष के साथ में भी होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो मेरा पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक बेल बटन भी आप जरूर दबाइए, ताकि हमारे नए नोटिफिकेशन या नए वीडियोस जो भी आपके पास हम जो यूट्यूब पर डालते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। और दोस्तों, यदि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि उस पर आपको वीडियो चाहिए या होना चाहिए हमारे चैनल के थ्रू, तो आप मुझे हमारे नीचे जो कमेंट्स बॉक्स में मेरा मेल आईडी है और फोन नंबर है, आप उस पर मुझे सजेशन दे सकते हैं। मेरे फोन नंबर पर व्हाट्सएप भी है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार हम किसी नए वीडियो को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।